हर हर महादेव। तो आज हम करने वाले हैं डेटा हैंडलिंग यूजिंग पेंडास का पार्ट थर्ड। तो इसमें हम डेटा स्ट्रक्चर का डेटा फ्रेम वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है दिमाग में कि डेटा फ्रेम क्या होता है। तो डेटा फ्रेम टू डायमेंशनल टेबल एक स्ट्रक्चर है किसके अंदर, पैंडास के अंदर। इट स्टोर डेटा इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये क्या है, डेटा को स्टोर करता है किसकी फॉर्म में, रोज की और कॉलम्स की फॉर्म में। किसकी तरह, एक्सेल स्प्रेडशीट की तरह और डेटाबेस टेबल की तरह। जिस तरीके से हम अपनी एक्सेल स्प्रेडशीट के अंदर अपने डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, उसी तरीके से हमारा डेटा फ्रेम भी काम कर रहा है। It contains rows and columns and therefore has both row and column index। क्योंकि इसके अंदर रो भी है और कॉलम भी है, तो दोनों रो और कॉलम के इंडेक्स ये कंटेन करता है। अगर इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे ये चीज क्या है, रोज है जिसके अंदर रो का क्या इंडेक्स है, 0, 1 और 2। और अगर हम कॉलम्स की बात करें, कॉलम्स ये है जो कि इनका इंडेक्स क्या है, या हम लेबल कह ले, क्या है, नेम और क्लास। ये पूरी जो चीज है, ऐसे में ही हमारा पूरा डेटा फ्रेम का आउटपुट आता है। और इसके अंदर जो कॉलम्स और रो हमारे टेबल की तरह दिखाया जा रहा है, उसके अंदर जो भी डेटा स्टोर किया जाता है उसे डेटा कहा जाता है। अब हम सीखते हैं कि क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम कैसे होती है। तो अब हम सबसे पहले बनाएंगे क्रिएशन ऑफ एम्प्टी डेटा फ्रेम। अब एम्प्टी डेटा फ्रेम का मतलब है जिसके अंदर कोई भी डेटा ना हो। ठीक है। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे पेंडास एसपीडी, जो कि पिछली बारी भी समझाया था कि इंपोर्ट का मतलब क्या है, कि हम पेंडास की लाइब्रेरी को क्या कर रहे हैं, अपने सिस्टम के अंदर इंपोर्ट करा रहे हैं। किसके फॉर्म में, पीडी की तरह। पीडी इसकी शॉर्ट फॉर्म हमने लिख दी है ताकि हमें बार बार क्या ना लिखना पड़े, पेंडास ना लिखना पड़े। अब हम डेटा फ्रेम को बनाएंगे कैसे। d1 नाम का हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, उसके बाद हमने इक्वल का साइन लगाया और फिर लिखा pd डॉट डेटा फ्रेम। मतलब हम पेंडास लाइब्रेरी से डेटा फ्रेम फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। और फिर हम प्रिंट d1 कर देंगे। जैसे हमने ये किया प्रिंट, और हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, एम्प्टी डेटा फ्रेम। कॉलम्स में कुछ भी आपको दिख नहीं रहेगा और इंडेक्स में भी कोई भी एलिमेंट आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये हमने डेटा फ्रेम कौन सा बनाया है, एम्प्टी। एम्प्टी का क्या मतलब होता है, खाली। आगे करते हैं। अब हम करेंगे क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम numpy nd arrays। तो मतलब कि हम numpys के nd array से डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे। अब nd array का मतलब क्या है, n dimensional array मतलब is a numpy data structure used to store elements of same data type in one or more dimensional। मतलब कि ये एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है हमारी numpy लाइब्रेरी का, जो कि स्टोर करता है एलिमेंट्स कौन से टाइप के, सेम डेटा टाइप, जिनका डेटा टाइप सेम है। और कितने में, या तो वन डायमेंशनल में या तो उससे भी ज्यादा डायमेंशन में। अगर अब हम क्रिएट करें तो कैसे करेंगे लोग। सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया numpy एस np, क्योंकि हम numpy से ही nd array को बनाएंगे पहले, उसके बाद ही उस पे pandas से हम क्रिएट करेंगे अपना डेटा फ्रेम। तो इंपोर्ट किया numpy एस np, फिर हमने इंपोर्ट किया pandas एज pd, मतलब हमने दोनों लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करा दिया है। अब हम एक एरे बनाएंगे, मतलब एक वेरिएबल नाम बनाएंगे ARR1 इक्वल्स टू, मतलब एरे 1 बना दिया हमने, इक्वल्स टू np डॉट एरे। हमने numpy से एरे फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर हमने एलिमेंट्स क्या लिखे, 10, 20, 30। ये एरे है हमारा, ओके। उसके बाद हमने एरे 2 बनाया जिसके अंदर हमने 100, 200, 300 एलिमेंट्स लिख दिए। उसके बाद हमने एरे 3 बनाया जिसके अंदर हमने -10, 21 एंड -32 हमने अपने एलिमेंट्स लिख दिए। अब हम एक d1 नाम का क्या बनाएंगे, वेरिएबल बनाएंगे, और फिर pd डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन को कॉल करेंगे। और उसके अंदर हम किस किस को कॉल कर रहे हैं, एरे 1 को। उसके अंदर हमने जो लिस्ट बनाई है, देखो एरे 1, एरे 2, एरे 3,
और हमने ये मान लो अगर हमारा एरे 1 एरे 2 और एरे 3 को हमने लिखा, उसके बाद हमने कॉलम लिखा, क्या कॉलम में क्या लिखा कि कॉलम में क्या नेम आएगा कॉलम का, ए बी सी, ठीक है। और फिर हमने प्रिंट कर दिया D1 को। अब D1 जब इसमें कॉल करेगा कहाँ जाएगा, D1 पहले सबसे पहले इधर देखेगा D1 वाले वेरिएबल में, और इसके अंदर वो जितने भी एरे बनाए हमने वो हमारे डेटा के फॉर्म में क्या कर देगा, शो कर देगा। देखो आउटपुट कैसे आएगा डेटा फ्रेम का, तो हमने पहले ही डिस्कस किया था ये कैसे हमारे डेटा को स्टोर करता है रोज और कॉलम की फॉर्म में। तो जो हमारा आउटपुट भी आया वो कैसे आया, लाइक हमारा ये रो और कॉलम की तरह बन गया। ए कॉलम का नाम है, बी कॉलम का नाम है, सी कॉलम का नाम है, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्या दिया हुआ था, नेम दिया हुआ है इनको, ठीक है। फिर हमने जीरो जो इंडेक्स है वो रो का है, और वन इंडेक्स रो का है, और टू इंडेक्स भी रो का है। अब इसके अंदर जो डेटा स्टोर हुआ, सबसे पहला डेटा एरे 1 का हुआ जो कि 10 20 30, और ऐसे ही बाकी एरे का भी डेटा हमारा डेटा फ्रेम के फॉर्म में क्या हो गया, स्टोर हो गया। अब हम क्रिएट करेंगे डेटा फ्रेम को किससे, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से। अब लिस्ट ऑफ डिक्शनरी का क्या मतलब है कि एक लिस्ट है जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो एक डिक्शनरी होगी, मतलब उसका हर एक एलिमेंट क्या आएगा, डिक्शनरी होएगा, ठीक है। अगर इसको हम समझे कैसे, देखो इंपोर्ट किया हमने pandas pd, ठीक है। उसके बाद हमने एक डिक्ट लिस्ट बनाई, डिक्ट लिस्ट नाम का क्या बनाया हमने, वेरिएबल क्रिएट किया, और उसके अंदर हमने एक लिस्ट बनाई। ये जो चीज होती है, अगर हमारी इस चीज के अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं, इस चीज को हम क्या कहते हैं, लिस्ट, ठीक है। लिस्ट का जो हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो अगर इसके अंदर एक एलिमेंट है, हमने एक एलिमेंट बनाया जो कि अपने में ही क्या है, एक डिक्शनरी है। हर उस लिस्ट के अंदर उसका हर एक एलिमेंट डिक्शनरी है। डिक्शनरी कैसे, डिक्शनरी में हमने कहा था एक की होती है और एक वैल्यू होती है। अगर हम देखें यहाँ पे ए नाम का की है और 10 नाम की क्या है, वैल्यू है, ठीक है, क्या है, वैल्यू। ओके, इसमें भी फिर इसके अंदर एक और एलिमेंट है, मतलब एक और डिक्शनरी है जिसके अंदर बी नाम की है और 20 नाम का क्या है, वैल्यू है। फिर हमने एक और बनाई हुई है जो हमारी एक और डिक्शनरी है इसके एलिमेंट के फॉर्म में। और फिर हम D1 नाम का क्या बनाएंगे, वेरिएबल क्रिएट करेंगे, और फिर pd डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन को कॉल करेंगे, और इसके अंदर किसको कॉल कर रहे हैं हम, डिक्ट लिस्ट को, ठीक है। डिक्ट लिस्ट को जब करेंगे और फिर प्रिंट D1 करेंगे तो हमारा आउटपुट कैसे आएगा। अगर हम देखें यहाँ पे आउटपुट के अंदर ये वाला आउटपुट देखेंगे तो ए हमारा क्या बन गया, कॉलम का नेम बन गया, ठीक है। बी भी हमारा कॉलम का नेम बन गया, और सी भी हमारा कॉलम का नेम बन गया। अब इसके अंदर ए के अंदर पहले वाले में क्या वैल्यू थी, 10 थी। पहले जो जीरो से ही इंडेक्स शुरू होता है ये हमें पता है, तो 10 इसमें पहली वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद बी में पहली वैल्यू क्या थी, 20 थी, तो हमारी बी के नीचे क्या आ गया, 20। अब इस वाले में अगर देखा जाए तो सी नाम का कोई वेरिएबल मतलब सी नाम के कॉलम का कोई भी वैल्यू है ही नहीं, मतलब सी कॉलम है ही नहीं, उसके अंदर कोई सी की भी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली उसमें क्या आ जाएगा, एन एन। अगर कोई चीज एम्प्टी होती है तो उसमें क्या लिख देता है सिस्टम ऑटोमेटिकली, एन ए एन, ओके। और उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट देखा गया तो उसमें क्या हुआ, 5 आया ए के नीचे, बी के नीचे 10 आया, और सी के नीचे 20 आया, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, क्रिएट ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। वो क्या था, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, जिसमें कि एक लिस्ट के अंदर क्या होता है, उसके एलिमेंट किस फॉर्म में है, डिक्शनरी के फॉर्म में है। और उसी जगह दूसरी साइड जो हम पढ़ने वाले हैं, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, जहाँ पे एक डिक्शनरी होगी, ठीक है, जिसके अंदर की क्या है, एक की के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है, वो क्या आएगी, लिस्ट के फॉर्म में स्टोर होगी। एक की तो हमें दी है लेकिन जो वैल्यू है वो क्या आएगी, एक लिस्ट होगी, ठीक है। अगर इसको समझे तो देखो ये कैसे होता है, देखो इम्पोर्ट pandas as pd हमने इंपोर्ट किया, उसके बाद हमने डिक फॉरेस्ट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, और फिर हमने इक्वल्स टू किया और करली ब्रेसेस शुरू हुई
और यहाँ पे की बनाई किस नाम की, स्टेट नाम की एक की बनाई हमने, और उसके अंदर जब हमने वैल्यू लिखी वो क्या है, एक लिस्ट की फॉर्म में है। तो देखो असम, दिल्ली और केरला, ये क्या हमारी लिस्ट के फॉर्म में मिल गया। अब हमने दूसरा जो की वैल्यू बनाई वो बनाया जी एरिया, या ज्योग्राफिकल एरिया भी जिसे कहते हैं, और उसके अंदर हमने स्टोर कर दिया लिस्ट फॉर्म में वैल्यू। ठीक है, वैसे ही हमारा वीडीएफ भी आया जिसने उसके अंदर जो वैल्यू लिखी गई है वो लिस्ट की फॉर्म में है। ठीक है, और फिर हमने डी फ्रेम फॉरेस्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर डेटा फ्रेम फंक्शन को कॉल की। डेटा फ्रेम फंक्शन के फ्रेम जो फंक्शन है उसके अंदर हमने डिक्ट फॉरेस्ट वेरिएबल को कॉल किया। ठीक है, उसके बाद हमने प्रिंट किया डी फ्रेम फॉरेस्ट को किया। ठीक है, और फिर हमारा आउटपुट कैसा आया, स्टेट हमारा कॉलम का क्या बन गया, नेम बन गया, जी एरिया हमारे कॉलम का नेम बन गया, वीडीएफ हमारे कॉलम का नेम बन गया, और उसके अंदर डेटा हमारा क्या हो गया, स्टोर हो गया। और डेटा किस फॉर्म में स्टोर हुआ, रोज एंड कॉलम की फॉर्म में। ठीक है, अब आगे करते हैं। अब हम जो क्रिएट करेंगे वो है डेटा फ्रेम, किसकी मदद से, सीरीज की फॉर्म में। सीरीज के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसे वन डायमेंशनल एरे भी कहा गया है। ठीक है, तो इसको कैसे क्रिएट करेंगे, इंपोर्ट pandas spd, फिर हम उसके अंदर तीन सीरीज बनाएंगे जिनका हम वेरिएबल का लिखेंगे s1 s2 s3, और फिर हम d1 का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम डेटा फ्रेम फंक्शन को कॉल करेंगे, और उसके अंदर कौन सी सीरीज का नाम लिखा है, s1 और s3 का, और फिर प्रिंट करेगा d1। मतलब अगर उन्होंने, जब वो गया, अगर कंपाइलर देखेगा भी तो वो d1 में जाएगा सबसे पहले। तो d1 के अंदर उसने देखा s1 और s3 को ही किया है, मतलब वो S1 और S3 के ही डेटा को शो करेगा, वो S2 के डेटा को बिल्कुल शो नहीं करेगा। और इस फॉर्म में क्या आ जाएगा, फिर हमारा डेटा डेटा फ्रेम में शो हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्या, क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज। अब डिक्शनरी ऑफ सीरीज का क्या मतलब है कि एक तो हमारे पास की है, लेकिन वैल्यू किसके फॉर्म में स्टोर होगी, इसके अंदर सीरीज के फॉर्म में। ठीक है, अगर इसको देखें, इंपोर्ट pandas spd। ठीक है, उसके बाद हमने एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, और उसके अंदर राम नाम का क्या बनाया, एक की बनाई राम नाम की, और उसके बाद हमने pd.cd को कॉल किया। मतलब जो वैल्यू हमने किसके फॉर्म में जो वैल्यू हमने स्टोर कराई है वो किस फॉर्म में कराई है, सीरीज के फॉर्म में प्रिंट कराई है। और जो इसका इंडेक्स हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, मैथ, साइंस एंड हिंदी। और फिर जब वो डेटा को देखो, ये भी सेम आता रहेगा कि हम और कौन सी की बना रहे हैं, और सेम वही चीज कि वैल्यू को हम सीरीज के फॉर्म में स्टोर करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम रिजल्ट df नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर डेटा फ्रेम को क्या करेंगे, कॉल करेंगे और प्रिंट करेंगे रिजल्ट df को, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, डेटा फ्रेम की फॉर्म में ये आउटपुट हमारा शो हो जाएगा। अब पढ़ते हैं ऑपरेशन ऑन रोज एंड कॉलम्स इन डेटा फ्रेम। कौन से ऑपरेशन है जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं किसके अंदर, डेटा फ्रेम के अंदर। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन आता है वो है एडिंग अ न्यू कॉलम टू अ डेटा फ्रेम, कि कैसे हम एक न्यू कॉलम ऐड कर सकते हैं अपने डेटा फ्रेम के अंदर। ठीक है, तो सेम जो अभी हमने पीछे पढ़ा था डिक्शनरी ऑफ सीरीज वाले में, जो हमने डेटा लिखा था पूरा, वही सेम डेटा हमने यहाँ पे शो किया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। लेकिन अगर अब हम इसके बाद में आए कि हम ऐड कैसे कर सकते हैं न्यू कॉलम को, तो कैसे किया जाता है, देखो पहले हमने क्या किया, वही रिजल्ट df लिखा, उसके अंदर हमने एक, उसके साथ हमने क्या लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट खोली हमने, और उसके अंदर हमने प्रीति नाम का क्या लिखा, प्रीति नाम का कॉलम का नेम लिखा, और इक्वल्स टू लगा के उसके अंदर हमने पूरी उसकी वैल्यू लिख दी। ठीक है, और फिर प्रिंट कर दिया रिजल्ट df को। और तो जब हमारा जो आउटपुट क्रिएट होगा, तो देखो पहले अंदर जो नाम थे वो कौन से थे, राम, श्याम, सीता, रिया, सिया। मतलब अगर हम सिंपली रिजल्ट df को प्रिंट कर देते, ठीक है, डेटा फ्रेम को कॉल करने के बाद हम रिजल्ट
डीएफ को अगर हम कॉल करते तो हमारी आउटपुट कैसी आती, राम का नाम आता, श्याम का नाम आता, सीता का नाम आता, रिया का नाम आता और सिया का यहाँ तक आता। ठीक है, और हमारे पास जो हमने इंडेक्स के फॉर्म में जो रो के नाम लिखे जैसे मैथ, साइंस और हिंदी, ये चीज अगर हम लिखते तो ऐसी आती। लेकिन अब हमने इसके अंदर क्या ऐड कराया हमने कॉलम को, और कौन से नाम का कॉलम ऐड कराया, प्रीति नाम का कॉलम ऐड किया। तुम्हारी फुल आउटपुट कहाँ तक आई, प्रीति के नाम तक आई। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि हमने ये तो पढ़ लिया कि कॉलम कैसे ऐड करते हैं, लेकिन अब हम पढ़ेंगे एडिंग अ न्यू रो टू अ डेटा फ्रेम, कि कैसे हम डेटा फ्रेम के अंदर रो को ऐड कर सकते हैं। अब डेटा फ्रेम के अंदर रो को ऐड करने का क्या है कि रिजल्ट टी है, वही जो रिकॉर्ड हमने पीछे पढ़ा है वही चीजों को शो हो रहा है। देखो, रिजल्ट टीएफ मतलब जो वेरिएबल नेम था रिजल्ट टीएफ, ठीक है, डॉट लगाया लॉग, एलओसी लिखा, ठीक है, और उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट खोली और उसके अंदर इंग्लिश नाम का जो लिख इंग्लिश नाम का एक क्या बोलते हैं नेम लिखा, ठीक है, या हमने रो का नेम लिखा, फिर इक्वल्स टू इसके अंदर उसकी पूरी वैल्यू डाल दी। ठीक है, ये क्या रो का नाम है कि रो का इंडेक्स लिखा एक तरीके से। ठीक है, कि इंग्लिश नाम का रो क्रिएट कर दो और उसके अंदर ये वैल्यू डाल दो, और जब हमारा प्रिंट होएगा रिजल्ट डीएफ, तो वो कैसे क्रिएट होएगा, देखो पहले, अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, डीएफ का बेसिकली कर रहे हैं, इसमें प्रीति का नाम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमारे रिजल्ट डीएफ में कहीं पे भी प्रीति का रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अगर हम उसको सेव करके रख लेते हैं तो हमारा प्रीति का नाम शो होगा, जो भी पीछे हमने किया। लेकिन इस पे नहीं होगा, इस पे क्या होगा, देखो, राम, श्याम, सीता, रिया, सिया, ये सारे नेम हमारे ऑलरेडी थे। ठीक है, कॉलम्स के नाम। ठीक है, अब रोज में क्या था हमारे पास, मैथ, साइंस और हिंदी। अब हमने क्या ऐड कराया था इसके अंदर, कौन सी रो, इंग्लिश नाम की रो कराई थी। और जैसे इंग्लिश नाम की रो ऐड होएगी तो हमारे आउटपुट के अंदर इंग्लिश नाम की रो भी हमें शो हो जाएगी। अब ये बात चीज याद रखनी कि डेटा फ्रेम डॉट लॉग या डेटा फ्रेम डॉट एलओसी स्क्वायर ब्रैकेट मेथड किसके लिए यूज किया जाता है, ऐड करने के लिए न्यू रो को अपने डेटा फ्रेम के अंदर। उसके बाद आता है डिलीटिंग रो। अब डिलीट कैसे की जाती है रोज और कॉलम्स को अपने डेटा फ्रेम से। ये तो पता चल गया कि हाँ ऐड कैसे करना है, लेकिन इसको डिलीट कैसे करना है। अब डिलीट करने का सिंपल मेथड है, हमारा जो फंक्शन यूज किया जाता है, जो मेथड यूज किया जाता है वो क्या है, डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप मेथड यूज किया जाता है टू डिलीट अ रो और कॉलम फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। ठीक है, अगर हमने लिखा है रिजल्ट डीएफ इक्वल्स टू रिजल्ट डीएफ डॉट ड्रॉप, ठीक है, हमने जो लेबल लिखा क्या लिखा, साइंस, और एक्सेस लिखा 0, और प्रिंट कर दिया रिजल्ट डीएफ को, तो हमारे पास साइंस नाम का जो रो है, देखो इसमें था ना साइंस नाम का रो, इसमें साइंस नाम का जो रो था वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, डिलीट हो गया। अगर इसके अंदर हम एक्सेस 1 लिख देते तो हमारा एक्सेस 1 लिखते और यहाँ पे लिख देते सिया। ठीक है, इसमें अगर हम सिया लिख देते और यहाँ पे 1 लिख देते तो हमारा कौन सा कॉलम डिलीट होता, ठीक है, सिया नाम का। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो कैसे हमें रीनेम करनी है रो को और कॉलम्स के लेबल्स को, तो सबसे पहले सीखते हैं कि रो को कैसे रीनेम किया जाता है, उसके लेबल को। ओके, तो देखो, पहले हमने लिखा रिजल्ट टीएफ नाम का वेरिएबल, और रिजल्ट टीएफ डॉट रीनेम, मतलब हमने जो जो ऊपर जो था हमारा डीएफ, उसमें किसको कॉल किया, रीनेम नाम को कॉल किया। ठीक है, रीनेम को कॉल की फंक्शन को। ठीक है, और क्या लिखा, सबसे पहले हमने एक जो बनाया हमारे अंदर जो जो भी था, लाइक मैथ्स नाम को किसमें कर दो, देखो इसमें अगर आपको दिख रहा हो तो डिक्शनरी के फॉर्म में जो है हम लिख रहे हैं इसके अंदर। देखो, हमने बोला मैथ नाम को क्या कर दो, सब 1 कर दो, साइंस को सब 2 कर दो, और इंग्लिश को सब 3 कर दो, और हिंदी को सब 4 कर दो। और एक्सेस क्या है, इंडेक्स है। अब इंडेक्स का मतलब है कि रो के नेम चेंज होंगे। ठीक है, कौन से चेंज होंगे, रो के। ठीक है,
और प्रिंट कर दो रिजल्ट डीएफ को। अब जब होगा तो कैसे होगा, हमारे सारे नेम क्या है चेंज हो गए। सब 1 हो गया, मैथ का सब 1 हो गया, साइंस का सब 2 हो गया, और सब 4 किसका हो गया, हिंदी का। ठीक है, और ये सारा हमारा डेटा स्टोर हो गया। तो देखो इंग्लिश का क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने पीछे ये जो रो थी वो क्रिएट की थी, ठीक है, बाद में की थी। ठीक है, ऑलरेडी जो फुली डेटा है उसके अंदर इंग्लिश नहीं है, इसीलिए इस चीज को उसने नहीं गिना। ठीक है, उसके बाद आता है हम कैसे रीनेम करेंगे कॉलम को। तो कॉलम को करने के लिए भी सेम मेथड है, हम रीनेम फंक्शन को ही यूज करें, लेकिन सेम चीज है, उसको हम डिक्शनरी की तरह ही लिख रहे हैं इसके अंदर, लेकिन जो एलिमेंट्स हमने लिखे डिक्शनरी फॉर्म में लिखे, लेकिन इसमें क्या चेंज हुआ है, सिर्फ एक्सेस में क्या लिख दिया हमने, कॉलम्स लिख दिया है। ठीक है, अगर हम एक्सेस में कॉलम लिख देंगे तो क्या होगा, हमारे कॉलम्स के नाम चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब राम का क्या हो गया, स्टूडेंट 1 हो गया, शाम का स्टूडेंट 2 हो गया, बाकियों के नेम सेम ही रहे क्योंकि हमने वो चेंज नहीं किया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बढ़ते कि असेसिंग डेटा फ्रेम एलिमेंट्स थ्रू इंडेक्स, की कैसे हम इंडेक्स की मदद से डेटा फ्रेम के एलिमेंट्स को असेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 2 ही वेज है इंडेक्सिंग के, कौन से, लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग और बुलियन इंडेक्सिंग। ठीक है, अगर लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग की बात की जाए तो ये क्या करता है, यूज टू असेस डेटा यूजिंग रोज एंड कॉलम्स के लेबल्स को यूज करके, मतलब हम डेटा को असेस कर सकते हैं किसकी मदद से, रो की और कॉलम्स के लेबल्स को यूज करके। ठीक है, इट इज डन यूजिंग कौन सा मेथड यूज करके, डॉट ब्लॉक मेथड को यूज करके। क्या हो सकता है, डॉट एलओसी मेथड को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, उसके बाद दूसरा मेथड आता है बुलियन इंडेक्सिंग। बुलियन इंडेक्सिंग किसके यूज की जाती है, वो करती है डेटा को सिलेक्ट करती है किसके बेस में, कंडीशन के बेस में। द कंडीशन रिटर्न्स इधर ट्रू और फॉल्स, जो कंडीशन होगी वो या तो ट्रू देगी या तो वो फॉल्स देगी, रिजल्ट जो देगी। उसके बाद अगर इनका डिफरेंस देख ले तो लेबल बेस्ड में क्या है, यूजेस रोज एंड कॉलम्स के लेबल्स को यूज करता है, इसमें यूज करता है डॉट एलओसी स्क्वायर ब्रैकेट के मेथड को। ठीक है, रिट्राइव करता है स्पेसिफिक रोज और कॉलम्स को उनके नेम के बेसिस में। अब बुलियन इंडेक्सिंग में यूज करता है कंडीशंस को, या तो रिजल्ट ट्रू में आएगा या तो रिजल्ट फॉल्स में आएगा। फिर ये क्या यूज करता है, कंपैरिजन ऑपरेशन ऑपरेटर्स को यूज करता है। ठीक है, और फिल्टर्स रो करता है डेट सेटिस्फाई है कंडीशन, फिल्टर कर देता है रो को। ठीक है, ताकि वो सेटिफाई करे अगर कंडीशन को सेटिफाई कर रहा है। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हमें कंपैरिजन में मदद करते हैं, कंपेयर करने में मदद करते हैं। ठीक है, लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग को समझते हैं। तो इसमें आया कि रिजल्ट डीएफ इक्वल्स टू रिजल्ट डीएफ डॉट एलओसी, और इसके अंदर हमने कौन सा वेरिएबल लिखा है, मतलब कौन सा लेबल का नेम लिखा है, साइंस। मतलब क्या करना है कि साइंस वाला रिकॉर्ड हमें शो कर दो। और इसका मतलब ये है कि ये जो साइंस वाला रिकॉर्ड है हमें शो कर दो, और जितने भी बच्चों का साइंस का रिकॉर्ड है वो यहाँ पे शो हो गया, यहाँ पे दिख भी रहा है कि नेम क्या है, साइंस है, डेटा टाइप इंटीजर है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बुलियन इंडेक्सिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है कि बाइनरी वेरिएबल दैट कैन रिप्रेजेंट आइदर ऑफ द टू स्टेट्स को ही शो करते हैं, या तो ट्रू अगर इंडिकेट करता है 1, और या तो फॉल्स जो कि इंडिकेट करता है बाय 0। ठीक है, अब इस कंडीशन को अगर हम समझे, ये इसका रियल है, ये वैसे ही मैंने शो कर दिया है ताकि समझ आ सके कि ये वाला आउटपुट कैसे आया है। ठीक है, तो ये समझे, तो रिजल्ट डीएफ नाम का हमने एक वेरिएबल, उसके अंदर रिजल्ट डीएफ डॉट, मतलब उसमें से लोग जो एलओसी जो है कि मैथ नाम का जो नेम का इंडेक्स है, उसमें से वो वाला रिकॉर्ड शो करो, उन बच्चों का रिकॉर्ड जिनके 90 से क्या है, ज्यादा है, मतलब एन नंबर है। ठीक है, अगर जिसके भी 90 से ज्यादा होंगे उनका रिकॉर्ड वो क्या शो करेगा, ट्रू शो करेगा, और जिनके कम आए होंगे उनका शो करेगा फॉल्स। ठीक है, तो देखते हैं। अगर हम देखें राम, राम का यहाँ पे फॉल्स क्यों आया, अगर हम देखें तो ये मैथ है, मैथ में उसके नंबर कितने 90 है। ठीक है, तो इसमें क्या आया, फॉल्स, क्योंकि उसके 90 से कम है। ठीक है, मतलब 90 के बराबर है वैसे, और उसमें कंडीशन क्या कही थी कि
वो 90 से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, ठीक है? अगर इक्वल्स टू या ग्रेटर वाला साइन होता तो हम मानते कि हाँ, ट्रू आ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि डेटा कौन-सा शो करो जिनके नंबर 90 से ज़्यादा आए हैं। और अगर हम देखें श्याम के नंबर 92 आए हैं, इसीलिए उसका यहाँ पे क्या शो हुआ? ट्रू शो हुआ, ठीक है? अगला है कि असेस कैसे कर सकते हैं डेटा फ्रेम एलिमेंट्स को, किसकी मदद से? स्लाइसिंग की। अगर हमने सीरीज वाली अगर वीडियो देखी हो आपने तो उसमें भी पढ़ा था कि स्लाइसिंग क्या होती है, एक रेंज में हम अपने डेटा को असेस करा ले, मतलब हमें बार बार ना लिखना पड़े ये चाहिए, ये वाला रिकॉर्ड चाहिए, हम सीधा लिख दे कि यहाँ से यहाँ तक मुझे रिकॉर्ड चाहिए, मतलब इन दोनों का रिकॉर्ड मुझे दे दो। अब इसमें क्या है, इन्होंने ये वाली चीज को ध्यान से देखो, ताकि ये क्या है, रिजल्ट डीएफ इक्वल्स टू रिजल्ट डीएफ डॉट एलओसी, और इसमें कौन सा बोला है कि मैथ से लेके साइंस तक का पूरा रिकॉर्ड मुझे शो कर दो। यही चीज की एक चीज लाइन कह रही है कि मैथ से लेके साइंस तक का रिकॉर्ड शो हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आप देखोगे मैथ का और साइंस का रिकॉर्ड क्या हो गया, शो हो गया इस आउटपुट के अंदर। अब आगे बढ़, तो बेसिकली अब हम पढ़ते हैं कि कैसे फ़िल्टरिंग ऑफ डेटा फ्रेम होगी, ठीक है? रोज़ की फ़िल्टरिंग कैसे होएगी? फ़िल्टरिंग ऑफ रोज़ का मतलब वही है कि सिलेक्ट करता है सिर्फ़ ओनली दोज़ रो को जो कि क्या कर रही है, सैटिस्फाई कर रही है हमारे कंडीशन को। तो अगर हमने ये लिखा है तो ये ऐसे ही करेगा, जहाँ पे ट्रू होएगा वहाँ पे ट्रू वाला शो कर देगा, जहाँ फ़ॉल्स होएगा उसको बिल्कुल शो नहीं करेगा, ट्रू वाले को क्या कर देगा, शो कर देगा, ठीक है? आगे चलते हैं। अब आती है बात ज्वाइनिंग, मर्जिंग एंड कंकैटिनेशन। तो क्या है ये सारी चीजें? ये ऑपरेशन किस लिए यूज की जाती है? कंबाइन करने के लिए टू और मोर डेटा फ्रेम्स को, मतलब दो डेटा फ्रेम्स को क्या करने के लिए, कंबाइन करने के लिए। मतलब मान लो यहाँ पे D1 नाम का डेटा फ्रेम है और D2 का डेटा फ्रेम है, इन दोनों को साथ में कंबाइन करने के लिए, ठीक है? ये दोनों ये ऑपरेशंस यूज होते हैं, ठीक है? जैसे इसमें आता है ज्वाइनिंग। जो ज्वाइनिंग है वो क्या करता है, ऐड करता है रोज को वन डेटा फ्रेम टू अनदर डेटा फ्रेम, मतलब एक डेटा फ्रेम की रो को दूसरे डेटा फ्रेम के साथ ऐड करता है। इन ओल्डर वर्जन जो था पैंडास का, उसमें ज्वाइनिंग के लिए कौन सा यूज किया जाता, अपेंड फंक्शन को यूज किया जाता था, जिसमें जो सिंटेक्स आता था वो कैसा था, डी फ्रेम मतलब डेटा फ्रेम वन इक्वल्स टू डी फ्रेम डॉट अपेंड डी फ्रेम टू, मतलब हमने दोनों डेटा फ्रेम को क्या कर लिया, कंबाइन कर दिया, ठीक है? उसके बाद जो अपेंड फंक्शन मेथड था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, और अब के जो और अब के जो न्यू पैंडास वाला सिस्टम है उसके अंदर ज्वाइन फंक्शन को यूज किया जाता है, या कंकैटिनेट फंक्शन को यूज किया जाता है। आगे कंकैटिनेशन का भी सेम ही मतलब होता है, मतलब कि दो या मोर डेटा फ्रेम्स को कंबाइन करना है एक साथ। और हमारे मर्ज का भी मतलब यही है कि प्रोसेस करना ऑफ कंबाइनिंग टू, प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू डेटा फ्रेम्स को कंबाइन करना, क्या यूज करके, यूजिंग वन और मोर कॉमन कॉलम्स, मतलब कॉलम्स को यूज करके, ठीक है? तो ये था हमारा कि कैसे ऑपरेशन है। उसके बाद बात करते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम्स की, कौन से फंक्शंस है हमारे डेटा फ्रेम्स के अंदर। एट्रीब्यूट क्या होती है उसकी, कह लो प्रॉपर्टीज डेटा फ्रेम्स के अंदर, ठीक है? तो कैसे हम शो करते हैं प्रॉपर्टीज, तो देखो डेटा फ्रेम डॉट इंडेक्स मेथड किसके लिए यूज किया जाता है, ये क्या करता है, डिस्प्ले करता है सारे जो रो के लेबल्स को डिस्प्ले कर देता है आउटपुट में। डेटा फ्रेम डॉट कॉलम्स क्या शो करता है, कॉलम लेबल्स को शो कर देता है, मतलब कॉलम्स के नेम दिखा देता है। उसके बाद डेटा फ्रेम डी टाइप का मतलब है कि डेटा टाइप को शो करता है कि कॉलम में कौन सी डेटा टाइप स्टोर है उसको दिखा देता है। उसके बाद डेटा फ्रेम डॉट वैल्यूज का मतलब है कि सारी एनडी एरे वाली वैल्यूज को वो शो कर देता है, ठीक है? सारी रिटर्न कर देता है, ठीक है? उसके बाद डेटा फ्रेम डॉट शेप का मतलब है रिटर्न अ टपल रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ डेटा फ्रेम, रिटर्न करता है टपल को जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, नंबर किसके, रोज और कॉलम्स के। उसके बाद आती है डेटा फ्रेम डॉट साइज, ये करता है रिटर्न द
रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डेटा फ्रेम, कि जितने भी डेटा फ्रेम के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है उनको रिटर्न करता है। डेटा फ्रेम डॉट टी क्या करता है, ट्रांसपोजेस द डेटा फ्रेम बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। ये ट्रांसपोज करता है डेटा फ्रेम को, ठीक है। डेटा फ्रेम डॉट एच एन का मतलब है कि पहली 5, मतलब कि फर्स्ट एंड रोज को वो डिस्प्ले कर देता है, कि पहली जो जितने भी नंबर की हमने लिखी होगी, मान लो 2 लिखी है तो 2 डेटा को दिखा देगा। अगर हमने वैसे ऑटोमेटिकली जो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि 5 रोज को दिखाते हैं, अगर हमने नंबर ऑफ एन मतलब एन ना बताया होगी कितने हमें रोज चाहिए, ठीक है। उसके बाद डेटा फ्रेम डॉट टेल क्या बताता है कि डिस्प्ले कर देता है लास्ट जितने भी रोज में एलिमेंट्स होते हैं उन चीजों को, रोज को दिखा देता है, लास्ट रोज को दिखा देता है, ठीक है। और डेटा फ्रेम डॉट एम्प्टी क्या करता है, रिटर्न करता है ट्रू इफ द डेटा फ्रेम इज एम्प्टी। अगर डेटा फ्रेम के अंदर कुछ भी नहीं है तो वो डेटा क्या करता है, ट्रू देता है। और अगर उसमें कोई एक एलिमेंट हो तो वो क्या करता है, फॉल्स रिटर्न कर देता है। तो यही था हमारा सारा डेटा। थैंक यू।